शाना। इस करंट वीडियो में हम पर्सनल टैक्स प्लानिंग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज और एसयूएल के जो कॉलेजेस हैं उन दोनों में ही ये एक मेन सब्जेक्ट है। आई बिलीव मैंने कुछ टाइम पे ये फील किया था कि इसके रिसोर्सेज मिलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। सो आई थॉट कि मैं ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड करूँ। कमिंग टू दिस वीडियो, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज टैक्स, राइट। सबसे पहला मेन क्वेश्चन कि टैक्स है क्या। टैक्स कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है, कहीं से भी मैंडेटरी सॉरी वॉलेंटरी नहीं है, हमारे लिए मैंडेटरी है। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी हालत में अगर आपने कमाया है आपके ऊपर टैक्स पेबल है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देते तो लीगल प्रोसीडिंग्स होगी। थर्ड सेकंड पॉइंट इज कि इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटीज, सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं होगा, चाहे आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, कोई भी हो, आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, आप कंपनी हो या कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। इट इज़ इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लगाया जाता है, सरकार को ऑफ कोर्स उसके बाद वो सारी पेमेंट जाती है। एंड इसका पीछे का मेन पर्पस क्या होता है, टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि ये इससे जो भी पैसे आते हैं उससे सोसाइटी के पॉजिटिविटी के लिए ये सारा का सारा पैसा यूज़ किया जाता है, राइट। एक और मेन एस्पेक्ट है इसका, दैट इज कि टैक्स वॉलंटरी पेमेंट नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने अभी भी ऊपर बोला था, या कोई डोनेशन की तरह नहीं है, आपको ये पेमेंट हर हाल में देना ही देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस दो ही तरह के टैक्सेस होते हैं, चाहे वो तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अब क्या होता है इसमें, डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, इन यहाँ मेन जो वर्ड्स हैं, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉल ऑन सेम एंटिटी। यानी कि जिस बंदे को पैसा देना है अपनी जेब से निकालेगा, खुद जमा करवाएगा, कोई दूसरा उसके बदले में नहीं जा रहा और वो दूसरे बंदे से ले भी नहीं सकता। ठीक है। अब जैसे कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स क्या होता है, हम अपनी जेब से निकालते हैं, खुद जाके जमा करवाते हैं सरकार को, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स हो गया। ऐसे ही वेल्थ टैक्स में भी होता है, जिसके पास सामान रखा हुआ है या जिसके पास घर रखा हुआ है उसको म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, उसको हाउस टैक्स देना पड़ता है। तो वो हाउस टैक्स एक वेल्थ टैक्स का पार्ट है और वो फिर डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास घर है तो मेरे को देना है और मैं अपनी जेब से ही दूंगा, किसी और से जाके नहीं लूंगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इसके कुछ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इनकम टैक्स आप सबको पता ही है कि इनकम टैक्स हम वैसे भी काफ़ी ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस केस में हमें टैक्स देना पड़ता है। वो एक गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीटी बोलते हैं। वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है कि आपने जितने रुपए का शेयर खरीदा उसका एक स्पेसिफिक परसेंट आपको टैक्स की तरह देना पड़ता है, चाहे आप लॉस बना रहे हो चाहे प्रॉफिट बना रहे हो, एसटीटी देना पड़ेगा। तीसरा है वेल्थ टैक्स, इसके अंडर आ गया जैसे हेल्थ टैक्स, ये हाउस टैक्स या कोई और सिमिलर टैक्स। सो जो कि आपके आपने एक लिमिट से ज़्यादा गोल्ड रखा हुआ है अपने घर में तो उस पर भी टैक्स जाता है, वैसे ही हाउस पे जाता है और बाकी सारी चीज़ों पे भी जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है कि हाँ, यहाँ इस वाले से आपको एक और आइडिया मिल जाएगा, इस वाले स्लाइडर से, कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। सो अभी मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, आपने जितना कमाया, प्रॉफिट या इनकम, उसके हिसाब से आपका टैक्स लगना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का क्या सीन होता है, ये इट इज़ लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जितना आप सामान खरीदोगे उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। अभी मैंने बोला कि अगर आपका टैक्स है आप खुद ही जाके सीधा सीधा दोगे, बीच में कोई नहीं आने वाला, आपके बिहाफ पे जाके कोई नहीं देगा। रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे आप सीए को बोल दोगे या किसी और को बोल दोगे, वो आपकी जगह पे देता है, लेकिन वो सिर्फ एक फैसिलिटी है और सीए आपके नाम पे ही भरता है, ये नहीं बोलता कि मैं अपने नाम का भर रहा हूँ। ठीक है। बट अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो इनडायरेक्ट टैक्स में बीच में एक इंटरमीडियरी आ जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी टू पास ऑन द रिसीव्ड टैक्स टू गवर्नमेंट। जैसे कि अगर आपने कुछ मान लो
100 रुपये का पेन खरीदा है, कुछ कुछ खरीदा, मान लो कि कॉपी खरीदी, तो कॉपी पे मान लो 20 रुपये का टैक्स देना है। तो आप जाके सीधा नहीं जमा करवाते, आप देते हो दुकान वाले को पैसे, टैक्स का पैसा भी आप जो देते हो 100 रुपये उसमें भी जुड़ा ही रहता है। वो दुकान वाला आपसे 20 रुपये लेके सरकार को जमा करवा देता है, तो बीच में इंटरमीडियरी आ गया। ठीक है। और एक और मेजर डिफरेंस है, दैट इज कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कभी प्रोग्रेसिव नहीं होगा, वो रिग्रेसिव होता है। वो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, वो वैसे वैसे करके इनडायरेक्ट टैक्स घटता जाता है। घटता क्यों है? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स किस चीज़ पे लगेगा? इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा आपकी कंजम्पशन पे, आप कितनी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो। और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है ना, तो मान लो कि आपकी 50,000 रुपये की सैलरी होगी, तो आप 30,000 रुपये का कंजम्पशन करोगे, 20,000 रुपये सेव करोगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है, तो 10 लाख रुपये में से आप 8 लाख रुपए या 9 लाख रुपए थोड़ी खर्च कर दोगे महीने के। एक लिमिट तक आप खर्च करोगे, मान लो कि 10 लाख में से 1 लाख या 1.5 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, बाकी पूरी सेविंग होती है। और सेविंग जैसी आपने करी वैसे ही आपका टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। राइट, तो इसलिए वो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो कम हो जाएगा। रिग्रेसिव का मतलब यही होता है कि ट्रेंड के साथ नीचे गिरना या कम होना। इनडायरेक्ट टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, अभी जो हमारे इंडिया में चल रहा है। एक है मेन जीएसटी, इसके साथ साथ दो टैक्स और लग रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और छोटे मोटे और चल रहे हैं। तो आप बोलोगे कि एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी अब तो नहीं लगती, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कुछ कुछ चीज़ों पे अभी भी लगती है, जैसे कि हो गया पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी लग रही है। कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब हम कुछ भी चीज़ इंडिया से बाहर भेजते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भी तीन चीज़ें होती हैं, इसका तीन आगे बाइफर्केशन किया हुआ है वर्किंग के लिए। एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है। इसके साथ साथ एक और होता है यूटीजीएसटी, जो कि अगर स्टेट की जगह यूनियन, कोई यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली हो गया, या जम्मू कश्मीर में अभी लद्दाख है, या सॉरी पौंडीचेरी है, या और भी जो साथ हमारे यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे अगर कोई कंजम्पशन हो रहा है, कुछ भी चीज़ें खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो उस केस में यूटीजीएसटी आएगा। ठीक है, वहाँ पे एसजीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो स्टेट नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंटर, ये जो अभी मैंने बोला था कि हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे इनडायरेक्ट टैक्स के केस में एक इंटरमीडियरी हो रहा है। इट कैन बी अ मैन्युफैक्चरर। हम जनरली, क्योंकि जाके हम दुकान से सामान खरीद रहे हैं, तो उस केस में जनरली हमारे लिए रिटेलर होता है। हम जिस दुकान वाले को जाके पैसा देते हैं वो जाके सरकार को दे देता है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये डिफरेंस ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया है। एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स सीधा सीधा हम जमा करवाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इंटरमीडियरी के थ्रू जाता है। डायरेक्ट टैक्स किस किस को देना पड़ता है? पर्सन्स, जिसकी डेफिनेशन है 231 में, 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। इसका डेफिनेशन हम अभी इसके बाद एक दो स्लाइड्स में है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इसका पेमेंट करना होता है एंड कस्टमर को, यानी कि जो एक्चुअल में कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट इज कि रेट ऑफ टैक्स कैसे होता है, तो हमारे इनकम के हिसाब से डिफाइन होगा। अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में। और अ, दूसरा जो रेट ऑफ टैक्स डिफाइन होता है वो हमारे स्टेटस के, कि आप कंपनी हो, एलएलपी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, तो उसके बेसिस पे भी डिफाइन होता है। अगर आपको याद हो 11th क्लास में हमें बताया जाता था कि हमें कंपनी खोलनी है, एक डिसीजन फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में होता था कि हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, कंपनी खोलना, फर्म खोलना, या और कुछ। तो वो ये स्टेटस के चक्कर में हमारा टैक्स इम्पेक्ट करता है, और वो उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे हमें सबसे कम टैक्स देना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे आप कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है भैया, जिस चीज़ पे 10% का लगा हुआ है सामान के हिसाब से फिक्स है। चाहे आप कुछ भी कमा लो, कुछ भी कर लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पेमेंट, हम पेमेंट यहाँ पे हमें खुद करनी पड़ती है, कोई हमारे बिहाफ पे आ गया कोई नहीं करने वाला टैक्स का पेमेंट। लेकिन इन केस में इनडायरेक्ट टैक्स में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारे बिहाफ पे जाके दुकान वाला पेमेंट करता है। नेचर ऑफ टैक्स मैंने पहले ही बता दिया, ये प्रोग्रेसिव होता है, ये रिग्रेसिव होता है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंटर, की इनकम टैक्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे वही है सारी चीज़ें कि इनकम पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सरकार का, टैक्स हमारी इनकम पे, एनुअल इनकम पे लगता है। इसको चलाने के लिए जो एक्ट है इसका, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। कुछ और याद मत करना, इसका एक साल याद रख लो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961। सारे पूरे आप कहीं पे भी आपको लिखने में वो रहेगा कि चलो ठीक है कुछ तो याद है बंदे को, मेरे को भी याद नहीं रहता जब मैं सीए कर रहा था तो, बट ठीक है, कम से कम कुछ कुछ बेसिक चीज़ें तो मेरे को याद ही थी। तो उसी में से एक ये था। नाउ कमिंग टू कुछ कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहला इनकम टैक्स, हम यही पढ़ रहे हैं अभी। सो टॉकिंग अबाउट दिस इनकम टैक्स, ये टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है
हर एक पर्सन से, पर्सन की डेफिनेशन अभी तक हमने देखी नहीं है, हर फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हमने कमाया उसके बेसिस पे। असेसी कौन होता है? असेसी की डेफिनेशन, वो इंसान जो जिसको टैक्स देना है या फिर जिस पे कोई केस चल रहा है, इन दो, अगर आप पे कोई केस चल रहा है तो भी आप एसएससी बन जाओगे। सिर्फ वो इंसान जो टैक्स देता है वही नहीं, इसके अलावा भी एक बड़ी सी डेफिनेशन है, बट आपको, आपके लिए शॉर्ट करी हुई है डेफिनेशन, आपके लिए इजी होगा ये समझना। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल में हमने एक्चुअल में हमारी कमाई हुई हमारी कमाई पे या हमारे इनकम पे हमें टैक्स देना है। असेसमेंट ईयर इज द ईयर जिसमें हमें टैक्स पेबल है। और हम टैक्स कब पे करेंगे? जब हमें पता होगा कि हमने हमें कितना टैक्स देना है। हमें कितना टैक्स देना है ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है? कि हमने कितना कमाया, राइट। और हमने कितना कमाया ये हमें पता होगा। कब पता चलेगा हमें? 31 मार्च, जब साल खत्म हो जाएगा, राइट। तो मान लो कि अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि भाई तू अपने मार्च की इनकम पे आज मेरे को बता दे कि कितना तूने कमाया मार्च की इनकम का, तो मैं मार्च में 1 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को या 25 तारीख को कभी भी नहीं बता पाऊंगा कि मैंने मार्च में कितना कमाया। क्योंकि वो तो तब पता चलेगा ना जब मार्च खत्म होगा, तब मैं फाइनली बताऊंगा कि चलो ठीक है मैंने हिसाब कर लिया भाई, और मैंने इस मार्च मार्च में मान लिया कि 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपए कमाए। अब उस पर मैं टैक्स दे सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे साल का कॉन्सेप्ट है। तो साल में हमने कितना कमाया ये हमें कब पता चलेगा? जब साल खत्म हो जाएगा। तो जिस साल में कमाते हैं वो होता है प्रीवियस ईयर। ये हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। कि इस साल में हमने कितना कमाया, जिस साल में कमाया वो हो गया प्रीवियस ईयर। जिस साल में टैक्स देना है वो हो गया असेसमेंट ईयर, ठीक है। हमेशा एक शॉर्टकट सा याद रखना कि असेसमेंट ईयर बाद में आएगा, प्रीवियस ईयर पहले आएगा, और असेसमेंट ईयर से 1 साल पहले वाला जो है ना वो प्रीवियस ईयर होता है, सिर्फ 1 साल पहले। और कुछ डेफिनेशन है इसमें, ये डेफिनेशंस खत्म हो गई। अभी जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि इनकम टैक्स जो है वो हमेशा अगले महीने, सॉरी अगले साल पेबल होता है, पहले कमाओ फिर दो। लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे इनकम टैक्स सेम ईयर में पे करना पड़ता है। क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि सरकार को लगता है कि भाई ये अगर आज मेरे को यहाँ से चला गया, या ये बाद में पैसा ही नहीं देगा। मान लो कि जैसे ये वाला पहला वाला केस है, नॉन रेजिडेंट है, शिपिंग कंपनी। नॉन रेजिडेंट यानी कि बंदा इंडिया से नहीं है, बाहर से आया, वो जहाज पे उसने सामान लोड करवाया, यहाँ के लोगों से पैसे लिए और वो चला जाएगा। उसके बाद सरकार क्या उसके पीछे पीछे घूमती रहेगी कि भैया आके मेरे को टैक्स दे जा। नहीं, और वो बंदा भी नहीं आएगा, वो उसको भी क्या मतलब है? अब तो सरकार उसका क्या ही बिगाड़ देगी, दूसरे देश में विजय माल्या बैठा हुआ है, उसका नहीं कुछ बिगाड़ पा रही। तो इस केस में क्या बोलती है सरकार कि भैया तुम जाने से पहले मेरे को पैसा दे के जाओ, वरना तुम्हारे जहाज ही नहीं आने देंगे हम, वरना तू यहीं बैठा रहे। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड पॉइंट इज कि अगर कोई इंसान इंडिया छोड़ के लंबे टाइम के लिए, हमेशा के लिए जा रहा हो, ठीक है। तो अगर कोई इंसान लंबे टाइम के लिए, हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो सरकार उस बंदे से पैसे कैसे जाके लेगी? वो बंदा तो निकल गया, अब सरकार क्या करेगी? उसको कहाँ जाके, अब विजय माल्या चला गया, उस बंदे को जाके बोलेंगे कि तू टैक्स दे, वो दे देगा? उसको तो कोई मतलब ही नहीं, वहाँ की सरकार उसको बचा रही है। इसलिए सरकार क्या बोलती है, जाने से पहले पूरा टैक्स दे के जाओ, मुझे नहीं पता। तो जैसे आईपीएल में होता है, अभी जैसे यहाँ के खिलाड़ी हमेशा के लिए चले जाएंगे, मान लो 1 साल के लिए चले जाएंगे, तो इनको बोला जाएगा कि भैया अपना पैसा दे के जाओ। ये नहीं है कि मैं बाद में तुमको क्या नाम है नोटिस भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इतना कोई लोड नहीं है। तुम जाने से पहले सारा पैसा दे के जाओ। आईपीएल में ये होता है, जितने भी खिलाड़ी ओवरसीज होते हैं। तीसरा इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ज्वाइंट, फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको इसके अगले पॉइंटर में बताऊंगा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन दोनों में अंतर क्या होता है। बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई इन्होंने एओपी या बीओआई बनाया, तो उसका काम खत्म हो गया। अब इसके बाद वो लोग क्या करेंगे कि एओपी या बीओआई को बंद कर देंगे, राइट। बंद करने के बाद उसके सारे मेंबर इधर उधर हो गए, ठीक है। अब तो सरकार किससे पैसे जाके मांगेगी? सरकार को पता ही नहीं है। एक को जाके बोलेंगे तो वो बोलेगा कि दूसरे से मांग, दूसरे से बोलेगा तो तीसरे से मांग, तीसरा बोलेगा चौथे से मांग। कभी सरकार पैसे ही नहीं ले पाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि जब तुम बने हुए हो ना, जब तक तुम एक साथ हो, तब तक तुम, और जैसे खत्म होने से पहले पहले, खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर तुम मेरे को पैसा देके चले जाओ। उससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता भाई। चौथा, पर्सन ट्राइंग टू एलियनेट असेट्स विद द व्यू टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे इंसान कोशिश कर रहा है क्या, कि मैं अपना सारा सामान बेच दूं। जब मैं अपना सारा सामान बेच दूंगा तो सरकार पैसे कैसे लेगी मेरे से? मेरे पास होगा ही नहीं कुछ, मैं तो भूखा नंगा बैठा रहूंगा। सरकार आके मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगी? जेल में डाल देगी, डाल ले। पैसा मिलेगा ही नहीं तो जेल में तो डालेगी नहीं। और क्योंकि टैक्स की पेमेंट पे वैसी चक्की पीसिंग वाला या चक्की पीसने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, नॉर्मल जेल होती है। तो वैसा कोई डर भी नहीं होता, और जनरली लोगों को जेल नहीं होती इन केसेस में। बट यहाँ पे मेन सरकार के तो पैसे चले गए, तो इसलिए सरकार बोलती है, और किसी पे भी शक होगा कि अपने सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बेच रहा है, तो उसको बोलते हैं कि भैया पैसे दे, एडवांस में दे।
और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट पॉइंटर इज इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। जो बिजनेस बंद हो गया है उसको बोला जाता है कि बिजनेस बंद होने के 30 दिन के अंदर अंदर पैसा दे के जाओ, इससे ज़्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हो सकता है आ जाए 5 मार्क्स तक के लिए। सो इसको आप एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, इजी है याद करने के लिए। सो इसका सेक्शन 231 सेक्शन आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर मैक्सिमम आप पता है कितनी भी डेफिनेशन आ जाए इनकम टैक्स में, या मैं ये बोलूँगा कि किसी भी लॉ में सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही होते हैं, आंख बंद करके लिख सकते हो, 99% ठीक होगा। तो सेक्शन 2 तो आप याद ही रख लेना, इनकम टैक्स में तो कम से कम सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही है। तो कहीं पे भी कुछ भी डिफाइन करने को आ जाए तो लिख देना एज पर सेक्शन 2 ये है। और इनकम टैक्स एक्ट तो मैंने बोल ही दिया कि इसका ये साल भी याद रख लेना, इनकम टैक्स एक्ट 1961। कितना बढ़िया आंसर लगेगा आपको, सेक्शन भी याद है आपको, इनकम टैक्स एक्ट का वो साल भी याद है, सारी चीज़ें याद है, तो ठीक है। बाकी हाँ, देखते हैं कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। पर्सन में जो भी आता है वो सारे के सारे लोग एसएससी हो सकते हैं, उन सबके सब लोगों को टैक्स देने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर कोई इसकी डेफिनेशन में ही नहीं आता तब तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं जो इसकी डेफिनेशन से बच जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन की डेफिनेशन में सबसे पहला अगर आपको दिख रहा है तो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान है, चाहे लड़का हो लड़की हो ट्रांसजेंडर हो या कोई भी हो, वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। सेकेंड इज एच यू एफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपका 11th या बिजनेस या 12th के बिजनेस में होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। एक हिंदू फैमिली जब अपने बच्चों को लेके, उसका मेल होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल लोग आके, उसके साथ फीमेल भी हो सकती है बट एक मेल कम से कम ज़रूर होना चाहिए। वो सारे लोग आके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको रजिस्टर करवाते हैं एच यू एफ एक्ट के अंदर। तो वो जो है एच यू एफ का वो मिल जाता है आपको, स्टेटस मिल जाता है, और उसके बेसिस पे आप एच यू एफ की तरफ बिजनेस कर सकते हो। इसमें जो मेन डिसीजंस लेता है, सारी चीज़ें लेता है, वो करता होता है। और करता कौन होता है? उस एच यू एफ का सबसे बड़ा मेल मेंबर। ठीक है। थर्ड इज़ अ कंपनी, आप सबको पता है। फर्म, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी दोनों चीज़ें आ गई। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी मैंने आपको बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है? एक यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा पर्सन, है ना? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में अ, जो उसके मेंबर्स होंगे, जस्ट लाइक एक फर्म समझ लो, पार्टनरशिप फर्म, बहुत सारे लोग आते हैं साथ में और वो कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में पर्सन्स की डेफिनेशन में इतने सारे लोग हैं ना, इनकी डेफिनेशन में से कोई भी आ सकता है। ठीक है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में बहुत सीधा नहीं दिख रहा आपको कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है, यानी कि इंडिविजुअल के अलावा कोई नहीं आएगा। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है। अगर उस ग्रुप में इंडिविजुअल के अलावा एक भी फर्म या कंपनी या कुछ भी आ गया तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं रहेगा, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएगा। बाकी इसके बाद लोकल अथॉरिटी, एमसीडी हो गया या बीएमसी हो गया, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं वो लोकल अथॉरिटी का मेनली पार्ट होती है। एंड देन लास्ट इज आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन्स, राइट, हु इज नॉट इंक्लूडेड इन। सो ऊपर कहीं नहीं आए तो लास्ट वाले में फंस गए। ठीक है। एग्जम्पशन डिडक्शन का डिफरेंस यहाँ पे, ये आगे हम इसको पढ़ेंगे। मेनली मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूँ इन दोनों के बीच में कि अ, अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है टैक्स से, यानी कि टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पे हमें वो इनकम माननी ही नहीं है कि हमने कमाई है, वो सीधा जीरो मान लो। लेकिन डिडक्शन के केस में क्या होता है कि ये इनकम जो है ना, इनकम में तो हम ऐड करेंगे, इसके आगे एक फॉर्मूला उसमें भी मैं बताऊंगा कि इनकम में हम ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करके फिर माइनस कर देते हैं। तो नेट इम्पैक्ट दोनों का वही पड़ता है कि चलो ठीक है, इस वाले में हमें प्लस ही नहीं करना, यहाँ पे प्लस करके हमें माइनस कर देना है, तो नेट में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दोनों का जस्ट एक प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कि पर्सन क्या क्या होता है, तो ये हमने पढ़ ही लिया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा मैंने डिफाइन कर दिया। पर ये सारी की कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीज़ें। अब अगला पॉइंटर इज टैक्स प्लानिंग। ठीक है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि हम जब साल शुरू होता है या उसके बीच में, साल खत्म होने से पहले पहले हम ये प्लान करते हैं कि हम ऐसा क्या क्या करें कि हमारे जो टैक्स देने की जरूरत है, जो नेट टैक्स पेबल है, जितनी भी लाइबिलिटी आएगी वो कम से कम आए हमारे ऊपर। ठीक है। तो और तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट हमारे यहाँ पे फाइनल मोटिव क्या है, दैट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूसेस टू मिनिमम, कम से कम टैक्स देना पड़े भाई।
तो हर एक बंदा जाहिर सी बात है यही चाहता है, क्योंकि टैक्स हमें मेरे को ना ही देना पड़े, इवन तो लोग तो यही चाहते हैं। तो बट इन एनी केस बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल तो नहीं है कि ना देना पड़े, बट जितना कम हो सके उतना देना पड़े, ये मेन हमारा मोटिव होता है। इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, सीएस को हायर करती हैं कि भाई देख लो कैसे करके करना है, क्या क्या हम चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं, कैसे करके बिजनेस करेंगे तो कम टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें। ऑलवेज रिमेंबर कि टैक्स प्लानिंग में हम क्यों की चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बाकी अभी इसके आगे आने वाले दो चीज़ और होती है, एक टैक्स इवेजन एक अवॉइडेंस, उनमें भी प्लान करते हैं, बट इसमें हम लीगल तरीके से करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, तो टैक्स लॉज आर फुली कंप्लाइड, टैक्स से कोई छेड़खानी नहीं करते हम कि ये लॉ हम यहाँ से ये नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, या ये यहाँ से वायलेशन कर रहे, टैक्स का कोई वायलेशन नहीं होता। सारे के सारे लीगल ऑब्लिगेशंस हम मीट करते हैं, जितने का भी टैक्स देना था वो सारी चीज़ें हम देते हैं। और कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं होता डिसीट बिहेवियर या फिर डिसऑनेस्टी का, हम कोई भी धोखा देने के लिए नहीं कर रहे होते। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल है टैक्स प्लानिंग का, कि ये एक बंदा है मिस्टर एक्स, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 12,90,000 रुपये है, जिसपे टैक्स बन रहा है 2,07,000 रुपये। अब बंदे ने क्या किया कि 1.5 लाख रुपए के प्रोविडेंट फंड खरीद लिए, प्रोविडेंट खरीद लिए तो डिडक्शन हो जाएगा, ये इस बेसिस पे इसने कैलकुलेट करा नेट टोटल इनकम। ठीक है, तो इसका नेट इनकम कितना हो गया, 12,90,000 में से 1.5 लाख गए तो 1,40,000 रुपये का नेट इनकम हो गया, राइट। अब इस पे टैक्स कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपये, एक झटके में उसने कितने बचा लिए, 40,000 रुपये बचा लिया ना। तो ऐसे कर ये मिनिमम उसको टैक्स देना था। तो यही मेन हमारा मोटिव होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग, रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, स्टेबलाइज द इकोनॉमी। हालांकि हमारे दिमाग में तो नहीं चल रहा होता टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, बट हम जितने भी कंप्लाइंसेस करते हैं या हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिलती है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी क्योंकि आपको रिडक्शन क्लेम करना था, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव यूज में होगा। किसी कंपनी के शेयर आप मान लो बॉन्ड ले लिया, तो बॉन्ड सरकार क्या करेगी, वो बॉन्ड के अगेंस्ट में उसका यूज़ करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने के लिए, हॉस्पिटल वगैरह के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए। तो इकोनॉमी जो है स्टेबिलिटी आती है। या फिर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, वो कंपनियों में लगाएगा, कंपनियां फिर उसका यूज़ करेगी मशीन खरीद के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिव यूज़ में हो जाता है वो। ये वाला रिपीट है तो आई विल से कि इसको आप इग्नोर करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगेन सेम है। थर्ड पॉइंट इज मिनिमम लिटिगेशन, कम से कम केस हो, हमारा ये टारगेट होता है कि हम केस वेस के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हम कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि सपोज डिडक्शन लेनी है टीसी की, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है जो कि प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि वो बॉन्ड्स वगैरह में लगवाते हैं या म्यूचुअल फंड में लगवाते हैं, जो अल्टीमेटली कंपनियों में जाता है पैसा। नाउ नेक्स्ट इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, यहाँ पे भी हम लीगल तरीका यूज कर रहे हैं, लेकिन लॉ में कुछ कुछ लूप होल्स या कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी छूट जाती हैं लॉ मेकर से, उसका हम यहाँ फायदा उठाते हैं। तो अगर आपने केस सुना हो 2007 में शायद ना, हच को अक्वायर खरीदा था वोडाफोन ने। तो जब आप एक मान लो हच जब बिक्री थी, तो उसमें क्या हुआ कि अब आपने कुछ भी चीज़ खरीदा या बेचा, वो हच ने बेचा, तो उस केस में क्या होगा कि आपका फायदा होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो लॉ में एक लूप होल था जिसका इन्होंने यूज़ किया, हच वालों ने और वोडाफोन ने, दोनों ने मिलके, उनकी टैक्स टीम ने, और ऐसे करके वो ट्रांजैक्शन करी कि 1 रुपये भी टैक्स नहीं लगा। और अगर वो नॉर्मल ऐसे करके नहीं करते तो उनके 10,500 करोड़ रुपए इतने का टैक्स देना पड़ता है हज वालों को। सो कैन यू बिलीव कि एक, और ये टैक्स अवॉइडेंस ऑफ कोर्स, इसमें क्या करते हैं कि लॉ में ना कुछ कुछ छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं, तो जब कोई, और ये नॉर्मली तब किया जाता है जब बड़ा अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, ठीक है, तो उसमें हम वो लूप होल्स का जाके यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पास केस हो जाएगा। और उसके साथ ही क्योंकि आपने अच्छी खासी टीम ली होती है, अच्छा खासा आपने दिमाग लगाया होता है पहले से ही उस पर, तो 60-70% हम निकल जाते हैं, बेस्ड ऑन कि हम कैसे निकल जाते हैं, कि ना हम केस जीत जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसको बताता हूँ। यहाँ पे हमारा जो मेन हमारा मोटिव होता है वो है मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। और इट इज़ एन लीगल मेथड। मैं इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बतवा दे रहा हूँ, समरी मैंने आपको बता दी कि लीगल मेथड है, क्या क्या करते हैं, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि कुछ कुछ केसेस है, मतलब 60%, मैंने बोला कि 60% जीत जाएंगे, 40% तो हारोगे भाई। हारोगे तो फिर तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी ना। सो अनफेयर एडवांटेज ऑफ शॉर्ट कमिंग्स इन टैक्स रूल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप ये इतना इतना भी लिख दोगे ना पॉइंट्स बना के, तो भी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे।
ठीक है। टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स दैट आर विद इन द लिमिट ऑफ लॉ। ठीक है, इलीगल नहीं कर रहे हम यहाँ पे कुछ भी। इट कैन बी डन बाय एडजस्टिंग अकाउंट्स इन मैनर। इसके अलावा अगर हम केस हार गए तब फिर ये क्राइम या पेनल्टी वाली केस में आ जाता है। तो एक्चुअल में क्राइम से मतलब यहाँ पे कि आप पे पेनल्टी या इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है ये लूप होल्स वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे समरी दी हुई है कि टैक्स अवॉइडेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लीगल है, हम लीगल लूप होल्स का वो यूटिलाइज करते हैं। और टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट करने से पहले ऑफकोर्स हम ये सारी चीज़ें करते हैं। एंड अगर हम केस हारे तो पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट दोनों होगी। नेक्स्ट पॉइंटर इज टैक्स इवेजन, ये इलीगल है। दिस वन इज इलीगल वे। और हमारा मेन मोटिव तो वही है कि भैया हमें पैसे नहीं देने पड़े। ठीक है, यहाँ पे हम झूठ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फर्जी चीज़ें बनाते हैं, या झूठ बोलते हैं कि हमने इतना ही कमाया था, जस्ट टू मेक श्योर कि हमें कम से कम टैक्स देना पड़े। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। फ्रॉड, यहाँ पे फ्रॉडुलेंट टेक्निक्स लाइक डेलिबरेट अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। अंडर स्टेटमेंट यानी कि कम दिखाया हमने जितना इनकम हमने कमाया है। ठीक है, इन्फ्लेटिंग एक्सपेंस, या तो हम ये बोल रहे हैं कि हमने हमारे बिजनेस में हमने जो काम किया उसमें ज़्यादा खर्चा लगा है। ठीक है, अनलॉफुल अटेम्प्ट है। ठीक है, और इसके बाद इलीगल प्रैक्टिसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि आप नकली डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हो या फिर कई बार झूठ बोलते हो, तो इलीगल प्रैक्टिस है। फॉल्स मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, हाइडिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन, नॉट मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड, कंसीलमेंट यानी कि छुपाना, तो इनकम छुपाना। टैक्स क्रेडिट का हमने ओवर स्टेटमेंट कि हमने ज़्यादा टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल है यहाँ पे कि कैसे गलत इनकम दिखा के या गलत डेटा देके, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप अपना टैक्स कम कर सकते हो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, इसमें फंसे ना तो टैक्स पेनल्टी, वो सारी चीज़ें, तो एक तो 200% तक का आपका जितना रुपये आपने जितना इनकम होगा ना उसका 200% टैक्स ले लेते हैं। तो जितना आप बचाओगे ना उससे 4-5 गुना चला जाएगा। बट एक एग्जांपल है यहाँ पे कैसे होता है, क्योंकि फंसने के भाई इंडिया है, यहाँ तो सारी चीज़ें चलनी है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है। मिस्टर राहुल है, ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। गूगल में उसकी जॉब लगी, 12 लाख की सैलरी है बंदे की, डिडक्शन वगैरह के बाद जो भी उसकी अलाउड है। 80,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। अब इस बंदे का आया टैक्स अवॉइडेंस वाला पार्ट, सॉरी टैक्स इवेजन वाला पार्ट। इस बंदे ने क्या किया, 1 लाख, इसने ये दिखा दिया कि भाई मैंने 1 लाख रुपए का दान किया है, तो दान पे हमें डिडक्शन मिल जाता है। तो डिडक्शन लेने के बाद उस बंदे का जो नेट ये आ गया, नेट टैक्स पेबल आ गया, वो जीरो हो गया। अब ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स, यानी कि उसने पैसे तो भैया बचा लिए अपने, लेकिन इलीगल मैनर में बनाए। जिस दिन सरकार को बना पता चल गया उस दिन घर से उठा के और सारी चीजें निकलवा लेगी उसकी। ठीक है, सो दिस एक्ट इज टैक्स इवेजन, इलीगल है, और वंस प्रूव्ड बिफोर टैक्स ऑथोरिटीज। जैसे ही प्रूव हो गया भैया आप तो गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इन तीनों में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का मैं इस ये जो स्लाइडर है 20-22 पेज का, इसमें से कम 10 से 15 नंबर का आएगा। एक उसमें से टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस और इवेजन, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आएगा उसमें से। एंड सेकंड एस्पेक्ट इज कि एक दो और इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स प्लानिंग, रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी। तो तीनों में ही हमारा सेम रहने वाला है। तीनों में ही हमारा हम इतनी सारी हरकतें कर ही इसलिए रहे हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम से कम रहे। अब इन तीनों के अगर स्पेसिफिक डिफरेंस मैं बताऊं तो टैक्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि डिडक्शन लेंगे, एग्जम्पशन लेंगे, जो अलाउंसेस होती है वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस में लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और टैक्स इवेजन में, जस्ट अ मिनट, टैक्स अवॉइडेंस में लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं। टैक्स इवेजन में डिसऑनेस्ट मैनर में आ जाता है कि भाई हम तो चोरी वोरी बोलने पे आ जाते हैं कि चोरी करेंगे, नकली फर्जी पेपर बनाएंगे या झूठ बोलेंगे, जो भी करना हो पैसे बचाने हैं। इसमें ये लेवल होता है। टैक्स प्लानिंग पूरा लीगल है, एथिकल भी है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, ठीक है, एथिकल को आप क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसको अनएथिकल आप लिख सकते हो।
और टैक्स इवेजन तो भैया पूरा ही अनएथिकल है, ये तो पता नहीं तुम झूठ वूठ बोल रहे हो, ये तो कहाँ से लीगल एथिकल होगा। इसमें एग्जांपल कुछ डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस में इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, आज से 2 साल पहले बिटकॉइन नहीं था टैक्सेबल, किसी को पता ही नहीं था कितने रेट पे लगना है। अब तो सरकार ने बोल दिया कि चलो ठीक है कि इतने परसेंट पे टैक्स लगेगा, बट पहले नहीं था, तो ये टैक्स अवॉइडेंस का पार्ट था। अब अगला है टैक्स इवेजन, तुमने यहाँ पे नकली बिल दिखा दिए, तो ये टैक्स इवेजन है, तुम नकली चीज़ें दिखा रहे हो। फिर इसके बाद पेनल्टी में देखें तो टैक्स प्लानिंग में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी भैया, आपने तो लीगल चीज़ें यूज़ करी, जितना टैक्स देना था सारी चीज़ें दी हैं। टैक्स अवॉइडेंस में आपको पेनल्टी लग सकती है, अगर आप केस हार जाते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। टैक्स इवेजन में अगर आप पकड़े गए तो भैया जितना कमाया नहीं था उससे ज़्यादा का पेनल्टी लग सकता है, क्योंकि आप सरकार को झूठ बोल रहे हो। इम्प्लीकेशन, टैक्स प्लानिंग करोगे तो इकोनॉमी की हेल्प होती है, इसका ऑब्जेक्टिव में ही था कि कैसे करके इकोनॉमी बढ़ती है। दूसरे वाले में क्या है कि जैसे ही आपने टैक्स अवॉइडेंस में आपने क्या किया कि उसके लूप होल्स को आप यूज़ करते हो, तो सरकार को एक बार पता चल गया कि ऐसे करके लोग कहानियां बना रहे हैं या फिर टैक्स नहीं दे रहे, तो सरकार क्या करेगी, तुरंत चेंज कर देगी लॉ, तो इम्प्रूवमेंट इन लॉ हो गया। तीसरे वाले में क्या होगा, इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी यही बनता है भाई, यही है ब्लैक मनी। अगला है टैक्स मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टैक्स मैनेजमेंट का, सॉरी, टैक्स प्लानिंग का एक छोटा सा पार्ट है। टैक्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं ना, कि सरकार हमें ये बोलती है कि ये सारे रिटर्न फाइल करने हैं, ये तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखो, ये डॉक्यूमेंट तुम्हें मेंटेन करके रखने चाहिए, तुम्हें ये ऑडिट करवानी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें टाइम पे करवाना इज टैक्स मैनेजमेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, टैक्स मैनेजमेंट रेफर्स टू कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ, सरकार ने जो जो चीज़ें बोल दी उन सब का प्रोविजन, उन सब का कंप्लायंस इज टैक्स मैनेजमेंट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, सरकार ये बोलती है कि भैया तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम मेंटेन करके रखो, ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सरकार बोलती है कि अपना जो भी रिटर्न है वो टाइम पे फाइल करो, अगर वो नहीं करोगे तो फिर तुम पेनल्टी या इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, नोटिस आएगा, ठीक है। तो टैक्स मैनेजमेंट वो सारी चीज़ों से बचने के लिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स टाइम पे करो, टीडीएस काटना है अगर किसी का तो काटो, ठीक है। एडवांस टैक्स अगर पेमेंट करना है तो वो करो, और अलग अलग कंप्लाइंस जो भी सरकार टाइम टू टाइम बोल देती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्स प्लानिंग, ऑप्शनल है आपके लिए, आपकी मर्जी मत करो, सरकार थोड़ी आपको कान में जाके बोलेगी कि भैया तुम ऐसे कर लो तो तुम्हें टैक्स कम देना पड़ेगा, सरकार के बाप का क्या, उसके पास तो ज़्यादा पैसा आएगा, नहीं करोगे टैक्स प्लानिंग तो। लेकिन टैक्स मैनेजमेंट आपके लिए मैंडेटरी है, ये आप गलती से भी नहीं इग्नोर कर सकते। जिस दिन आपने टैक्स मैनेजमेंट आपने इग्नोर किया, यानी कि आपने कंप्लाइंस छोड़ दिया, राइट। तो कंप्लाइंस यानी कि या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे, आईटीआर नहीं फाइल कर रहे, या फॉर्म नहीं भर रहे, या टैक्स नहीं टाइम पे कर रहे हो, तो उस केस में तो सरकार सीधा नोटिस थमाएगी आपको। ये मैंडेटरी है, जैसे टैक्स भरना मैंडेटरी है वैसे टैक्स मैनेजमेंट भी मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर आपने भैया टैक्स मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा, प्रोसिक्यूशन यानी कि जेल भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला पार्ट इज, ये डिफरेंस है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बीच में, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ सकते हो। और अगर आप इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो वो जो तीनों टेबल थी वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सेम ही है। ये हो गया टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स मैनेजमेंट, ये नहीं बताया था मैंने, ये दोनों बता देता हूँ। टैक्स प्लानिंग में क्या है, यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या रहता है, रिड्यूस, फाइनल फोकस यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, देखना। यहाँ पे तो हम प्लानिंग में तो वही कर रहे हैं कि भैया हमें कम से कम टैक्स देना पड़े, लेकिन मैनेजमेंट में हमने क्या सोचा था, हमारे सारे कंप्लाइंसेस हो ताकि इंटरेस्ट, पेनल्टी या जेल ना हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हमारा क्या है, कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, ठीक है। बाकी टैक्स प्लानिंग, इवेजन, अवॉइडेंस, तीनों में हमें टैक्स कम देना है, यहाँ पे हमें कंप्लाई करना है, हमारा मेन मोटिव ये है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, कैसे पता, आज आप प्लान करोगे कि भैया डिडक्शन लेनी है, तो डिडक्शन के लिए पहले ही आप, मतलब साल खत्म होने से पहले पहले ही आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है या जो भी स्कीम में पैसा लगाना है या जो भी डोनेशन देनी है वो सारी चीज़ें पहले ही करनी पड़ेगी, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट आग पास्ट के लिए भी होता है, प्रेजेंट के लिए भी होता है, फ्यूचर के लिए भी होता है। पास्ट में क्या है, पास्ट में जो भी हमारे नोटिस चल रहे हैं, केस चल रहा है, उन सब का टाइम टू टाइम हमें रिप्लाई करना, ये हो गया पास्ट का। प्रेजेंट में क्या है कि हमें आईटीआर फाइल करनी है इतने तारीख को, पेमेंट करनी है कोई टैक्स की इतने तारीख को, तो वो सारी चीज़ें हमारी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। फ्यूचर में क्या होता है कि हम ऐसा क्या करें कि आगे आने वाले टाइम पे हमारे कोई नोटिस ना आए या कोई हमारा जो कंप्लायंस है वो छूट ना जाए, ठीक है। अगली नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टैक्स प्लानिंग इज कि
बहुत बड़ा होता है और इट इंक्लूड्स टैक्स मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताइए, टैक्स प्लानिंग में हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें टैक्स लायबिलिटी कम से कम देनी है। टैक्स लायबिलिटी, और अगर हम टैक्स मैनेजमेंट में क्या देखते हैं कि हमें सारे के सारे कंप्लाइंस टाइम पे करने हैं। अब सिर्फ टैक्स मैनेजमेंट के कंप्लायंस करोगे ना टाइम पे, तो भी आपका बहुत सारा इंटरेस्ट और पेनल्टी जो फालतू की लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी। यानी कि इससे भी हमारा टैक्स मैनेजमेंट से भी हमारा जो टैक्स पेबल है वो कम हो रहा है। तो टैक्स मैनेजमेंट तो हमें करना ही करना है टैक्स प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमें डिडक्शन देखना है, एग्जम्पशन देखना है, या और कोई तरीके देखने कि कहाँ से हमें लीगली टैक्स कम लगे। तो टैक्स प्लानिंग बहुत बड़ा है, वाइडर है स्कोप में, टैक्स मैनेजमेंट उसका सिर्फ एक हिस्सा है। क्योंकि टैक्स प्लानिंग में आपको ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कंप्लाइंस हमारा टाइम पे हो रहा है, सारे पेमेंट टाइम पे जा रहे हैं या नहीं, और क्या क्या डिडक्शन या एग्जम्पशन मैं क्लेम कर सकता हूँ ताकि मेरे को कम से कम टैक्स देना पड़े। दोनों एस्पेक्ट होता है, टैक्स मैनेजमेंट उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे ये लिमिटेड स्कोप है, ये वेरी वाइड है, ठीक है। और इट डील्स विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जैसे कि आईटीआर फाइल करना, अपील वगैरह में ड्राफ्ट करना, डिडक्शन, टीडीएस काटना, ठीक है, और रिकॉर्ड्स अपडेट करना टाइम टू टाइम, ठीक है। अब टैक्स प्लानिंग का क्या बेनिफिट है, और सब्सटेंशियली पर्टिकुलरली ये लॉन्ग टर्म में हमें हेल्प ही करता है, जाहिर सी बात है पैसे बच रहे हैं यार, इसका इम्पैक्ट तो। और टैक्स मैनेजमेंट का क्या है कि पेनल्टी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जेल नहीं होगी, ये सारी चीज़ें ये सब अवॉइड हो सकती हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो पीडीएफ है इसका मैं आपको लिंक कमेंट्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसका अगली क्लास आई बिलीव अगले वीक तक आपको मिल जाएगी। आई आई होप कि जितना भी हेल्प हो सके आपके एग्जाम्स में मैं उतना कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ